हिंदी अध्याय 386 प्रतिरोध। चले जाओ। वफादारी के बंधन की शक्ति उस क्षण पूरी तरह से प्रकट हुई जब माइकल का आदेश उसके अनुयायियों के कानों तक पहुंचा। इसके बाद गोल्डन स्टिंगर वास्प और दो ग्रेटर ईगल्स एक साथ आगे बढ़ने लगे। एलिमेंटल एम्प्रेस ने गोल्डन स्टिंगर वास्प के लिए एक छोटा पोर्टल बनाया जिसने ग्रेटर ईगल्स को डंक मारा और फिर पोर्टल से गायब हो गया। अगले कुछ ही सेकंड में इकारस और उसकी साथी गायब हो गए। उनकी जगह गोल्डन स्टिंगर वास्प आ गया जो बाकी लोगों को डंक मारने ही वाला था कि मीका जोर से कराह उठा। वफादारी के बंधनों की शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता था। उन्होंने टियारा और एमराल्ड लीफ एडवेंचरर टीम को माइकल का आदेश मानने के लिए मजबूर कर दिया, भले ही वे ऐसा नहीं करना चाहते थे। मीका सबसे पहले लाल चेहरे के साथ गोल्डन स्टिंगर वास्प के पास पहुंचा। वह माइकल के आदेश का विरोध करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन ये कहना जितना आसान था करना उतना आसान नहीं था। अगर तुम अकेले ही लड़ना चाहते हो तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम तुम्हारी मदद करें? हमें थोड़ी दूर से लड़ने दो और खतरा बढ़ने पर हम चले जाएं। मीका ने दांत पीसते हुए पूछा। वह स्पष्ट रूप से संघर्ष कर रहा था, लेकिन माइकल ने वन कल्पित बौने को नजरअंदाज कर दिया। इतना नुकसान पहुंचाने के बाद कित्सुन सरदार को अकेला छोड़ देना और भी गंभीर परिणाम ला सकता था। इसके अलावा माइकल कित्सुन को और समय नहीं देना चाहता था। उन्हें सवाना क्षेत्र और जंगली जंगल से पूरी तरह से मिटा देना चाहिए था। उनके अस्तित्व का हर पल माइकल को बेचैन और क्रोधित कर रहा था। यह अच्छा विचार लगता है, लेकिन मैं इन अदृश्य गोलियों से सबकी रक्षा नहीं कर सकता। वास्तव में हो सकता है कि कुछ और दूर से किए जाने वाले हमले भी हो जिनसे मैं आपकी रक्षा न कर सकूं। मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करना ही पहले से ही बहुत मुश्किल है। मैं सचमुच नहीं चाहता कि आप में से कोई भी मरे, माइकल ने जवाब दिया। आखिरी पंक्ति पर उसकी आवाज थोड़ी भर्रा गई। वह जानता था कि उसकी प्रजा उसके इस कदम को जोखिम भरा और आत्मघाती मानती है। हालांकि माइकल के पास एक योजना थी। कित्सुन लॉर्ड इस बार बेहतर तैयारी कर सकता था, लेकिन यह तो तय था। जीवन मरण के हर संघर्ष में कुछ न कुछ जोखिम तो होता ही है। ना कोई जोखिम ना कोई मजा। लेकिन बाकी लोगों को इतना जोखिम उठाने की जरूरत नहीं थी। उनके लिए सीधे शेर की मांद में कूदना जरूरी नहीं था। जिम्मेदारी उसी की थी, इसलिए उसे अकेले ही आग के गड्ढे में कूदना चाहिए था। नहीं, हम नहीं जाएंगे, लिलसिया ने अपनी प्रबल इच्छाशक्ति से वफादारी के बंधन की शक्ति को दबाते हुए घोषणा की। वफादारी के बंधन से लड़ने के लिए अपनी इच्छाशक्ति का इस्तेमाल करना थका देने वाला और कोई स्थायी समाधान नहीं था। जैसे ही उसकी इच्छाशक्ति समाप्त हो जाती, लिलिका स्वाभाविक रूप से उसे दिए गए आदेश का पालन करती। अगर तुम हमें जाने के लिए मजबूर करोगे तो हम तुम्हारे प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा तोड़ देंगे और हर हाल में यही रहेंगे। तो क्यों न तुम अपनी किस्मत स्वीकार कर लो और हमें तुम्हारे साथ लड़ने दो, लिलिका चिल्लाई और माइकल को एमराल्ड लीफ एडवेंचरर टीम की वफादारी की प्रतिज्ञा में जोड़ी गई विशेष शर्तों की याद दिला दी। माइकल के प्रति निष्ठा की संधि तोड़ने की परिस्थितियां इस समय पूरी हो सकती थीं। दृढ़ निष्ठा की संधि वाले व्यक्तियों के लिए बलपूर्वक संधि तोड़ना असंभव था। यहां तक कि कमजोर निष्ठा की संधि वाले भी प्रतिशोध के कारण मृत्यु से बचे बिना इसे तोड़ नहीं सकते थे। निष्ठा की संधि तोड़ना आत्महत्या के समान था। ये सरासर अनुचित और अकल्पनीय था। हालांकि वन कल्पित बौनों के निष्ठा संबंधों की विशेष शर्तें इस प्रतिक्रिया को दबा देंगी। उन्हें अपने निष्ठा संबंधों को तोड़ने का अधिकार था। एमराल्ड लीफ एडवेंचरर टीम के सदस्यों को देखते हुए माइकल की आंखें गहरी सिकुड़ गईं। उनकी निगाह टियारा पर पड़ी, जो माइकल के आदेश का सबसे ज्यादा विरोध कर रही थी। माइकल के साथ टियारा का वफादारी का बंधन परिपूर्ण हो चुका था। टियारा को माइकल पर पूरा भरोसा था और वह हर वो काम करती थी जो माइकल उससे करवाना चाहता था, चाहे वो कुछ भी हो। उसकी वफादारी और भरोसे के परिणामस्वरूप वफादारी का बंधन और भी मजबूत हो गया, एक परिपूर्ण वफादारी का बंधन। माइकल के साथ अटूट निष्ठा का बंधन होने के कारण टियारा अब उसके आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकती थी। फिर भी आदेश सुनने के बाद भी वह माइकल के साथ रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसकी नाक से खून बह रहा था और उसकी आंखें भी लाल थीं। क्या वे सच में गंभीर हैं? वे अभी मेरी बात क्यों नहीं सुन सकते? मुझे तो बस उनकी भलाई की चिंता है। माइकल ने गहरी सांस ली। वह अपना आदेश रद्द नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने हाथ हिलाया। उनके दर्द भरे चेहरों को देखना उसके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि वह जानता था कि उनके दर्द का कारण वही था। मेरे पिछले आदेश को अनदेखा करो, मैं उसे वापस लेता हूं। जैसे ही उसने ये कहा, मीका जोर जोर से सांस लेते हुए जमीन पर गिर पड़ा।
उसने अपने साथियों को देखा और चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की। वफादारी के बंधन की विशेष शर्तों को याद रखने के लिए लिल्सिया को थम्स अप देते हुए मीका फिर से जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसने देखा कि बस्ती के द्वार गिरा दिए गए थे। दर्जनों कित्सुन गार्ड एक साथ द्वारों से बाहर निकल आए। वे एक निश्चित गठन में आगे बढ़ रहे थे और माइकल के ठिकाने की ओर जा रहे थे। माइकल और बाकी लोगों तक पहुंचने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन जब मैं तुम्हें जाने के लिए कहूं तो तुम्हें पीछे हटना होगा। मेरे पास एक योजना है। खैर, कुछ योजना जैसी है, माइकल ने कहा। उसके होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। ये बात उसे परेशान कर रही थी कि टियारा और वन कल्पित बौने उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे, लेकिन इससे उसके दिल को सुकून भी मिला। वन कल्पित बोनो और टियारा पर उसका कोई एहसान नहीं था, फिर भी वे उसके साथ लड़ने का जोखिम उठाने को तैयार थे। भला माइकल इसके लिए आभारी क्यों न होता। अपने आसपास लोगों का होना बहुत अच्छा लगता है, खासकर उन लोगों का जो वास्तव में आपकी परवाह करते हैं। जब तक गोल्डन स्टिंगर वास्प ने हमें चिन्हित किया है तब तक हम ठीक रहेंगे। स्थिति ज्यादा गंभीर होने पर हम चले जाएंगे। यकीन मानो, हम आज मरना नहीं चाहते। लिलिका ने हल्के फुल्के अंदाज में मजाक किया। उसे खुशी थी कि माइकल ने उनके फैसले को मान लिया था। अगर वे यहीं पर माइकल के प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा तोड़ देते तो शायद यह उनके लिए आसान होता। इस तरह वे जब चाहे माइकल को छोड़ सकते थे। हालांकि एमराल्ड लीफ एडवेंचरर टीम का कोई भी सदस्य माइकल को छोड़ना नहीं चाहता था। लिल्सिया गंभीर हो गई और बोली, जब तुम्हें एहसास हो जाए कि अब तुम इसे संभाल नहीं सकते तो तुम्हें भी चले जाना चाहिए। मुझे पता है कि तुम शक्तिशाली हो और एक्सट्रैक्शन की मदद से अपनी ऊर्जा और सहन शक्ति को अच्छी तरह से संभाल सकते हो, लेकिन यहाँ कई टियर 3 कित्सुन हैं। कित्सुन लॉर्ड भी पहले से ही टियर 3 के शिखर पर होना चाहिए। माइकल ने लिलिका की ओर हल्के से सिर हिलाया। फिर उसने जार्क को बुलाया और एक ऊर्जा तीर बनाया। ईगल आइज को सक्रिय करते हुए माइकल ने धनुष तैयार किया, तीर खींचा और द्वार की ओर चला दिया। उसे ये तो पता नहीं था कि स्नाइपर कितना शक्तिशाली था, लेकिन कित्सुन स्नाइपर को 2 काली धधकती गोलियां बनाते हुए देखना ही कुछ जानकारी जुटाने के लिए काफी था। सबसे पहले माइकल को पता चला कि स्नाइपर ने उन काली धधकती गोलियों को बनाने के लिए उसकी जीवन शक्ति का उपयोग किया था। इससे उसकी मानसिक शक्ति भी धीरे धीरे कम होती गई। अपनी जीवन शक्ति के उपभोग के साथ धधकती काली गोली लगातार और अधिक शक्तिशाली होती जाती थी। इसके परिणामस्वरूप इतनी शक्ति उत्पन्न होती थी कि वह सबसे शक्तिशाली दुश्मनों को भी उनके निशाना बनने का एहसास होने से पहले ही मार गिराती थी। इस प्रकार के हमले का एकमात्र नुकसान ये था कि गोली छूटने के बाद कुछ सेकंड के लिए कित्सुन स्नाइपर पर इसका उल्टा प्रभाव पड़ता था और वह लकवाग्रस्त हो जाता था। तीसरी काली धधकती गोली छोड़ी गई और माइकल ने स्वाभाविक प्रतिक्रिया दी। उसने गोली के निशाने पर मौजूद लियोफार्म के सामने एक ग्लेसिकल प्रकट किया और ऊर्जा तीर छोड़ा। काली धधकती गोली ने ग्लेसिकल को चकनाचूर कर दिया, लेकिन इससे लियोफार्म को फुर्ती का उपयोग करके कुछ सेंटीमीटर बगल में हटने का पर्याप्त समय मिल गया। गोली लियोफार्म को नहीं लगी। वह बाल बाल बच गई और उसके बगल में जमीन पर जोर से गिरी। गोली के विस्फोट से बने गड्ढे से लियोफार्म को मामूली चोट तो आई, लेकिन तेज गर्मी और बगल में थोड़ी धूल लगने के अलावा कोई बड़ी बात नहीं हुई। इसी बीच स्नाइपर को करारा जवाब मिला। वह कुछ सेकंड के लिए हिल नहीं सका, जो माइकल, लिलिका और मीका के लिए एकदम सही समय था, जो लगभग एक साथ आगे बढ़कर स्नाइपर को खत्म करने में कामयाब हो गए थे। जब माइकल का ऊर्जा तीर स्नाइपर को खत्म करने ही वाला था, तभी उसके चारों ओर एक पीली बाधा प्रकट हो गई। ऊर्जा तीर बाधा पर एक छोटा सा निशान छोड़कर गायब हो गया। अगला तीर मीका का था। पहले की तरह पीली बाधा को तीर को रोक देना चाहिए था। हालांकि मीका के तीर को पीएस ने और मजबूत कर दिया था। तीर ने क्षतिग्रस्त अवरोध को तोड़ दिया और लिलिका के तीर के साथ स्नाइपर को जा लगा। तीर स्नाइपर की छाती और गले में गहरे धंस गए, जिससे एक सबसे खतरनाक दुश्मन का खात्मा हो गया। अगले ही पल मीका ने ओपस की ओर रुख किया। उसने अपने सहकर्मी से कुछ नहीं कहा, लेकिन ओपस को ठीक ठीक पता था कि क्या हो रहा है। चलो 3 बार हमला करते हैं, उसके बाद मैं और लड़ नहीं पाऊंगा, ओपस ने कहा, इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि उसकी ताकत पहले ही पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। चूंकि वे माइकल के साथ रहकर लड़ना चाहते थे, इसलिए बेहतर यही होगा कि वह अपनी पूरी ताकत लगा दे और गोल्डन स्टिंगर वास्प द्वारा उसे 2 ग्रेटर ईगल्स के पास ले जाकर खतरे से बाहर निकालने से पहले ही गिर पड़े। तो फिर मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। मैं अपनी सीमा से भी आगे बढ़कर खुद को पूरी तरह थका दूंगा। मीका ने अपने भंडारण स्थान से शीशियों का एक गुच्छा निकालते हुए उत्साह से भरी आवाज में कहा।
लेकिन मुझे बस एक कोशिश की जरूरत है, इसलिए ओपस तुम्हें शुरू से ही अपना पूरा जोर लगा देना चाहिए। उसने बिना किसी झिझक के शीशियों की सामग्री पी ली, फिर उसने एक तीर निकाला जो पीकर के तीर जैसा दिखता था। हालांकि वह बिल्कुल वैसा नहीं था। लिलिका और बाकी सबने मीका को थोड़ा आश्चर्य से देखा, लेकिन अगले ही पल वे मुस्कुरा दिए। ऐसा लगता है कि मीका तुम्हें पसंद करने लगी है, लिलिका ने माइकल से कहा, जिसे ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ये तीर मीका के पिता का था, जो उन्हें अपने दादा से ऐसे कई तीर मिले थे। उनका सोलर ट्रेट मीका जैसा ही था। दरअसल मीका के परिवार के हर सदस्य का सोलर ट्रेट एक जैसा ही था, और ये तीर उनकी खानदानी धरोहर है। ये डुप्लीकेटेड एरो सोलर ट्रेट को और भी शक्तिशाली बनाते हैं, या कुछ इसी तरह का प्रभाव पैदा करते हैं। हमें ठीक से पता नहीं कि ये क्या कर सकते हैं। मीका के परिवार में किसी ने भी पिछले 300 सालों में अपनी इन धरोहरों का इस्तेमाल नहीं किया है। ओपस ने मीका की पारिवारिक धरोहर की शक्ति के बारे में उत्सुकता जताते हुए कहा, लेकिन साथ ही मीका के इस कदम के बारे में असमंजस में भी थे। चिंता मत करो, मैंने लायनहॉर्ट को तुम्हारी गलती के बारे में बता दिया था, इसलिए मैं तुम्हारा बहुत बड़ा कर्जदार हूँ। नशे में होना कोई बहाना नहीं है। मैं अपना कर्ज ब्याज समेत चुकाऊंगा। मैं अपने वचन का पक्का हूँ। मीका ने माइकल की ओर मुस्कुराते हुए कहा और फिर अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। इसके अलावा मेरे पिताजी ने कहा कि मुझे इन पुरानी चीजों का उपयोग करना चाहिए। मुझे उनकी और उनके पूर्वजों की तरह मूर्ख नहीं बनना चाहिए, जिन्होंने सबसे ज्यादा जरूरत के समय अपनी विरासत की वस्तुओं का उपयोग नहीं किया। मीका ने अपनी जीवंत मुस्कान को और अधिक रोक न पाने के साथ कहा। अंत में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं हमेशा से ये देखना चाहता था कि ये तीर वास्तव में कितने शक्तिशाली हैं। मैं बस इसी अवसर का इंतजार कर रहा था। पैतृक वस्तु। धीरे धीरे लेकिन लगातार माइकल को बस्ती से अलग करने वाला क्षेत्र कित्सुन गार्ड्स और अवेकियन से भरता जा रहा था। हजारों कित्सुन थे, सभी अच्छे कवच सेट और हथियारों से लैस थे। कित्सुन ने माइकल पर सीधा हमला नहीं किया। इसके बजाय वे धीरे धीरे आगे बढ़े और हमले का आदेश जारी होने के बाद अपने दुश्मनों को घेरने के लिए फैल गए। कित्सुन जनजाति ने अपनी सेना को जल्दबाजी में हमला करने का आदेश देने के बजाय माइकल और बाकी लोगों के खिलाफ पूरी ताकत से हमला करने की अपनी पूरी तैयारी तेजी से पूरी कर ली। तीरंदाज बस्ती की दीवारों के शीर्ष पर पहुंच गए और विभिन्न घेराबंदी हथियार स्थापित किए गए। दीवारों पर चांदी की धातु से ढके घेराबंदी हथियार के जोड़ों वाले बड़े लकड़ी के गुलेल दिखाई दिए। उसके बाद बड़े बैलिस्टा और 3 बड़े पैमाने के हथियार दिखाई दिए जो तोपों के समान दिखते थे। कित्सुन को घेराबंदी के हथियार लगाने में थोड़ा समय लगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि माइकल और बाकी लोग आराम कर सकते थे। इसके विपरीत अचानक 1 दर्जन घेराबंदी के हथियारों का प्रकट होना बिल्कुल अप्रत्याशित था। आमतौर पर दुश्मनों के छोटे समूह के खिलाफ घेराबंदी के हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। सबसे पहले तो माइकल को पूरा यकीन था कि इन घेराबंदी हथियारों के गोले कित्सुन को माइकल, टियारा और वन कल्पित बॉनो की तुलना में कहीं अधिक नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन अगर ऐसा होता भी, तो माइकल नहीं चाहता था कि उसके लोग तोप के गोले या विशाल गुलेल के हमलों का सामना करें। कित्सुन सैनिकों से घिरे होने पर इन हमलों से बचना लगभग नामुमकिन था। कित्सुन सैनिक भी निश्चित रूप से इन हमलों की चपेट में आकर मारे जाते, लेकिन कित्सुन सरदार को इसकी कोई चिंता नहीं थी। अगर वह कुछ 100 कित्सुन रक्षकों की बलि देकर 10 दुश्मनों में से एक को मार सकता, तो हारोकी ऐसा जरूर करता। क्या तुम घेराबंदी के हथियारों का सामना कर सकती हो, या तुम्हारी पारिवारिक विरासत ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल केवल जीवितों के खिलाफ ही किया जा सकता है? माइकल ने मीका से पूछा, जिसने पहले ही पैतृक तीर में मूल ऊर्जा प्रवाहित करना शुरू कर दिया था। मीका ने अपनी ऊर्जा को खानदानी तीर में प्रवाहित करते हुए अपनी गति धीमी कर ली और माइकल की ओर एक हल्की सी मुस्कान के साथ देखा। मेरे पिताजी ने कहा था कि इस तीर का इस्तेमाल सामूहिक विनाश या सफाई के हथियार के रूप में किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि यह सजीव और निर्जीव दोनों पर समान रूप से कारगर है। तो फिर बस्ती की दीवारों को गिराते हुए जितना हो सके उतने कित्सुन को मार डालो। मीका का जवाब सुनते ही माइकल ने आदेश दिया, शुभकामनाएं, तुम कर सकते हो। सकारात्मक शब्दों को सुनकर मीका के चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान फैल गई। अगले ही पल ओपर्स ने मीका के शरीर को ऊर्जा से भर देने के लिए एक ऊर्जा छाप छोड़ी। ऊर्जा के इस प्रवाह ने मीका को होश में ला दिया। युवा वन एल्फ अधिक गंभीर हो गया और उसने अपना ध्यान फिर से खानदानी तीर पर केंद्रित कर दिया। एनर्जी इम्प्रिंट की पूरी शक्ति का उपयोग पैतृक तीर को भरने के लिए किया गया था। ओपर्स ने एक और एनर्जी इम्प्रिंट छोड़ा, जिसका उपयोग मीका ने एक बार फिर पैतृक तीर को और अधिक ऊर्जा से भरने के लिए किया।
पैतृक तीर ने ऊर्जा के संचार पर जोरदार गुनगुनाहट के साथ प्रतिक्रिया दी, जो एक अनुरोध की तरह प्रतीत हुई, एक अनुरोध कि उसे और भी अधिक ऊर्जा से भर दिया जाए। उस अनुरोध के बाद मीका ने बिना किसी झिझक के पैतृक तीर में 5 और पूरी तरह से शक्तिशाली ऊर्जा छाप आवेश भर दिए। इस समय ओपस को अपने पैरों पर खड़े रहने में मुश्किल हो रही थी। वह इधर उधर डगमगा रहा था और उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी। फिर भी वन देवदूत मीका के पीछे ही रहा। उसने मीका के शरीर को ऊर्जा से पुनर्तः भरने के लिए 3 और पूरी तरह से शक्तिशाली ऊर्जा छाप छोड़े। फिर ओपस पीछे की ओर लड़खड़ा गया। उसके पैर अब उसका भार नहीं उठा पा रहे थे और उसके चारों ओर की दुनिया भयानक गति से घूमने लगी। ओपस के पैर लड़खड़ा गए और एक पल बाद वह जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि असुविधा से कराहने या कुछ और कहने के बजाय ओपस ने अपना बचा हुआ ध्यान मीका की अगली चाल पर केंद्रित किया। वह मीका के खानदानी तीर की शक्ति देखना चाहता था। मीका ने ओपास के अंतिम 3 एनर्जी इम्प्रिंट्स द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा का उपयोग करके पैतृक तीर पर पूरी तरह से सशक्त पियर्स लगाया और जितनी बार संभव हो डुप्लीकेट तीरों का उपयोग किया। पुश्तैनी तीर पर डुप्लीकेट तीरों का पहला प्रयोग होते ही उसकी गूंज तेज और अधिक तीव्र हो गई। पुश्तैनी तीर पर एक चमकदार सफेद चमक छा गई और देखते ही देखते पूरा तीर चमकदार सफेद रंग की घनी परतों से ढक गया। यह प्रक्रिया कई बार दोहराई गई, जिससे मीका के शरीर में लगभग पूरी ऊर्जा खत्म हो गई। उसके भीतर बची हुई अंतिम ऊर्जा उसके शरीर और धनुष कलाकृति में प्रवाहित हुई। धनुष कलाकृति अपनी वर्तमान स्थिति में पैतृक तीर की शक्ति को सहन करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत हो चुकी थी। फिर मीका ने धनुष की डोरी को पीछे खींचना शुरू किया। उसके आमतौर पर बचकाने और चंचल चेहरे पर पूरी गंभीरता का भाव छा गया। अचानक फेली ने मीका पर अपनी दूसरी सोलर ट्रेट बैटल क्राई का प्रयोग किया। मीका के शरीर में ऊर्जा का एक प्रवाह दौड़ गया, जिससे युवा वन एल्फ ने एक ही झटके में धनुष की डोरी को पीछे खींच लिया। उसने धनुष को समायोजित किया और तीर को ऊपर की ओर झुकाया, अपने कांपते हाथों और धुंधली होती दृष्टि की परवाह किए बिना। जैसे ही धनुष की डोरी पूरी तरह खींची गई, खानदानी तीर की गूंज बदल गई। वह गूंज धीरे धीरे खामोश दहाड़ों में बदल गई, एक शिकारी की दहाड़ जो शिकार पर निकला हो। गर्जना की तीव्रता बढ़ती गई। वे आपस में मिल गईं और लगातार तेज होती गईं, यहां तक कि पूरे वातावरण में गूंजने लगीं। यहां तक कि कित्सुन जनजाति के लोग भी, जो आक्रमण के आदेश की बेसब्री से प्रतीक्षा करते हुए धीरे धीरे माइकल और उसके लोगों के पास पहुंच रहे थे, उन गर्जनाओं को स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। तेज गर्जना उनके कानों में गूंज उठी और उन्हें कुछ पलों के लिए रुकना पड़ा। अचानक उन पर एक अशुभ अनुभूति छा गई। जैसे ही भयावह अनुभूति अपने चरम पर पहुंची, मीका ने धनुष की डोरी छोड़ दी। खानदानी तीर छूट गया और उसकी प्रचंड शक्ति प्रकट हुई। एक भयंकर और रक्तपिपासु अजगर की दहाड़ चारों ओर गूंज उठी। जैसे जैसे तीर ऊंचाई पर पहुंचा, गड़गड़ाहट तेज होती गई, मानो अजगर उड़ रहा हो, और जब वह सबसे ऊंची स्थिति पर पहुंचा तो गड़गड़ाहट सबसे तेज हो गई। जैसे ही पुश्तैनी तीर अपने चरम पर पहुंचा, उसकी चमकीली सफेद रोशनी ने सबका ध्यान खींच लिया। तभी पुश्तैनी तीर 2 टुकड़ों में टूट गया और आसपास जोरदार आवाज गूंजी, मानो कोई चीज फट रही हो। फिर पुश्तैनी तीर के 2 टुकड़े हो गए, पहले 2, फिर 4, फिर 8। कुछ देर बाद हवा में उड़ते तीरों की संख्या 2048, फिर 4096 और अंत में 8192 हो गई। 8192 कृत्रिम रूप से निर्मित प्राचीन तीरों की तीव्र सफेद चमक ने पूरे आकाश को सफेद रंग में रंग दिया। तेज रोशनी ने सभी को चकाचौंध कर दिया, यहां तक कि माइकल को भी एक पल के लिए अपनी आंखें कसकर बंद करनी पड़ी। दुश्मनों पर 8192 तीरों की बौछार होने लगी, लेकिन इसे देखने वाला लगभग कोई नहीं था। सबकी आंखें कसकर बंद थीं और बस तीरों की हवा में सनसनाहट की आवाज सुनाई दे रही थी, जो जमीन पर जोर से टकराने से पहले आती थी। टकराते ही एक पल के लिए दर्द की लहर हवा में छा गई, जब तक कि पैतृक तीरों की असली भयावहता सामने नहीं आ गई। पुश्तैनी विरासत के वे नकली तीर टकराते ही फट गए। सवाना क्षेत्र की पूरी बस्ती और आसपास का इलाका धमाकों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। धमाके एक दूसरे पर हावी होते गए और विनाश और आतंक के एक भयानक कोलाहल में तब्दील हो गए, जिसमें कित्सुन लोगों की दयनीय चीखें भी दब गईं। सामने मची अफरा तफरी को देखकर माइकल लगभग जोर से बोल पड़ा, ये क्या बकवास है। ईगल आइज और स्पिरिट गेज को एक साथ सक्रिय करने के कारण माइकल प्रकाश के प्रति अपनी संवेदनशीलता को काफी हद तक समायोजित कर सकता था। वह रात में लगभग पूरी तरह से देख सकता था और फ्लैश ग्रेनेड आदि से उस पर बहुत कम प्रभाव पड़ता था। खानदानी तीरों की चकाचौंध भरी रोशनी तीव्र थी, लेकिन माइकल अंधा होने के डर के बिना भी कुछ देख सकता था।
हालांकि चकाचौंध भरी रोशनी के बीच जब नकली पुश्तैनी तीर फटे तो उसने जो देखा वह भयावह था। आधे से अधिक दोहराए गए पुश्तैनी तीर विस्फोट होने पर एक या एक से अधिक आत्माओं को प्राप्त कर लेते थे। यदि पुश्तैनी तीर दुश्मन को मार नहीं पाते थे तो वे या तो दुश्मन को गंभीर रूप से घायल कर देते थे या सबसे शक्तिशाली कित्सुन को अपने शरीर की रक्षा के लिए अपनी आत्मा विशेषताओं या अपनी कलाकृतियों के विशेष प्रभावों का उपयोग करने के लिए मजबूर कर देते थे, साथ ही आसपास के क्षेत्र को भी भारी नुकसान पहुंचाते थे। नकली पुश्तैनी तीरों ने तबाही मचा दी और अपनी नज़र में आने वाली लगभग हर चीज को नष्ट कर दिया। बस्ती की मोटी ऊंची दीवारें और द्वार चकनाचूर हो गए थे और 5000 से अधिक कित्सुन मारे गए थे। लगभग उतनी ही संख्या में कित्सुन घायल भी हुए थे, चाहे वह नकली पुश्तैनी तीरों के विस्फोटों से हो या विस्फोटों के कारण हवा में उड़े मलबे से। पुश्तैनी तीरों की चकाचौंध भरी रोशनी छंटने के साथ ही तबाही का असली मंजर सामने आया। बस्ती की पूरी दक्षिणी दीवार ढह गई थी। घेराबंदी के हथियार या तो नष्ट हो गए थे या गिर गए थे। जो हथियार गिरे थे उन्हें माइकल और उसके लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए दोबारा खड़ा करना पड़ा। हालांकि सबसे भयावह बात मृतकों की संख्या थी। मिका ने 5000 से अधिक कित्सुन की ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया, जिनमें से अधिकांश टियर 2 कित्सुन गार्ड से आ रहे थे। हजारों हत्याओं से उत्पन्न ऊर्जा के एक साथ प्रवाह ने मिका के मन और शरीर पर गहरा प्रभाव डाला। वह पहले से ही कमजोर था और जब ऊर्जा का प्रभाव उस पर पड़ा तो वह मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा था। मीका के चेहरे पर अब भी एक जीवंत मुस्कान थी, लेकिन तभी उसकी आंखों में सन्नाटा छा गया। वह थोड़ा लड़खड़ाया और अगले ही पल जमीन पर गिर पड़ा। मीका के गिरने पर सबसे पहले लिलिका ने प्रतिक्रिया दी। वह अपने हाथों में कई औषधियां लेकर उसकी ओर दौड़ी। लिलिका ने जल्दी से ढक्कन हटाए और मीका को दवा पिला दी ताकि वे उसे आज खो न दें। एक पल भी नहीं बीता था कि उसने अपने साहसी दल के सबसे छोटे सदस्य को देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया। शाबाश मीका, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। जल्दी उठने वाला पक्षी ही लाभ उठाता है। ये कथन वर्तमान स्थिति का सटीक वर्णन करता है। अगर कित्सुन लॉर्ड की सेना को कुछ सेकंड पहले हमला करने का आदेश दिया गया होता तो वे सबसे बुरे हालात को रोक सकते थे। हालांकि चूंकि उन्होंने मीका के हमले में हस्तक्षेप नहीं किया, इसलिए खानदानी तीर की पूरी शक्ति सामने आ गई। इसने दक्षिणी दीवार को ध्वस्त कर दिया, हजारों कित्सुन को मार डाला और उतने ही लोगों को घायल कर दिया। मीका सुबह जल्दी उठने वाला था और उसने कित्सुन के कुछ करने से पहले ही फायदा उठा लिया। दुर्भाग्यवश मीका लड़ने में असमर्थ हो गया। उसने अपने खानदानी तीरों में से एक का इस्तेमाल किया और फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर ज्यादा से ज्यादा दुश्मनों को मार गिराया। इस तरह अपना लक्ष्य हासिल करने के बाद मीका पूरी तरह से थक गया और हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। होपर्स की हालत भी बिल्कुल वैसी ही थी। लगातार पूरी तरह से चार्ज किए गए एनर्जी इम्प्रिंट्स का इस्तेमाल करने के बाद वह लगभग बेहोश था। उसकी ताकत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और इस समय वह सिर्फ मूर्खतापूर्ण मुस्कान ही दे पा रहा था। स्टिंगर, माइकल ने लॉयल्टी लिंक के खिंचाव के बीच से पुकारा और एक पल के लिए अपने सदमे को दबाने की कोशिश की। गोल्डन स्टिंगर वास्प ने वफादारी के बंधन के खिंचाव को महसूस किया और स्थान बदलने लगी, जिससे ओपर्स और मीका उस जगह पर आ गए जहां ग्रेटर ईगल्स फिलहाल आराम कर रहे थे। ग्रेटर ईगल्स, ओपर्स और मीका को तुरंत वहां से नहीं ले जाया जाएगा। इसके बजाय वे बाकी लोगों के आने का इंतजार करते हुए थोड़ा आराम करेंगे। जैसे ही सभी लोग आ जाएंगे वे तुरंत अपने घर लौट जाएंगे। वे युद्ध क्षेत्र से काफी दूर थे, जिससे उन्हें थोड़ा आराम करने का मौका मिल गया। फिर भी वे लापरवाह नहीं हो सकते थे। सवाना क्षेत्र का एक अकेला खूंखार राक्षस, अगर वे एक पल के लिए भी लापरवाह हुए तो उन दोनों वनकल्पित बोनों और विशालकाय चीलों को मार डालने के लिए काफी शक्तिशाली था। ओपर्स तुरंत बेहोश नहीं हो सकते थे। उन्हें मीका के जागने तक थोड़ा और धैर्य रखना था। मीका और ओपर्स के युद्ध क्षेत्र से चले जाने के बाद माइकल एक बार फिर कित्सुन पर ध्यान केंद्रित कर सका। हालांकि वह अपने सदमे को छिपा नहीं सका। मीका ने एक ही तीर से जो शक्ति प्रदर्शित की वह इतनी विनाशकारी थी कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। ये स्पष्ट था, लेकिन माइकल एक पल के लिए अवाक रह गया। पुश्तैनी तीरों की नकल करने का एकमात्र नुकसान ये था कि दो शक्तिशाली साहसी सैनिक बेहोश हो गए और वे काफी देर तक लड़ने में असमर्थ रहे। फिर भी ये प्रयास सार्थक रहा। पुश्तैनी तीर वाकई बहुत शक्तिशाली था, इसमें कोई संदेह नहीं था। उस पुश्तैनी तीर ने विरोधी सेना के एक बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया, जिससे माइकल टियर 3 वनकल्पित बोने, एक तत्व और एक ततया लगभग 15,000 अक्षत शत्रुओं के खिलाफ लड़ने के लिए बिना किसी युद्ध शक्ति के रह गए। हालांकि उनमें से अधिकांश अधिक शक्तिशाली थे।
मुझे आश्चर्य है कि क्या हम भविष्य में इन पुश्तैनी तीरों को फिर से बना सकते हैं। अगर नहीं, तो पुश्तैनी तीरों के समान हथियार भी बहुत अच्छे रहेंगे। यह बेहद अद्भुत है, माइकल ने कहा, क्षण भर के लिए ये भूलते हुए कि उन्हें अभी भी बचे हुए दुश्मनों से निपटना है। अब भी 10,000 से अधिक स्वस्थ कित्सुन लोग थे और कुछ हजार घायल कित्सुन लोग मारे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। माइकल ने गला साफ किया और दुश्मनों पर ऊर्जा के तीर बरसाने शुरू कर दिए। उसने एक एक करके दुश्मनों को निशाना बनाया। उसका मुख्य लक्ष्य निम्न स्तरीय कित्सुन था। सटीक निशाने पर लगा एक ऊर्जा तीर ही निम्न स्तरीय कित्सुन को मारने के लिए काफी था। इस तरह उसने एक एक करके दुश्मनों को मार गिराया। इसी बीच लिलिका, फेली और लियोफाम ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने पीकर तीरों का इस्तेमाल ऐसे किया जैसे वे सस्ते और साधारण तीर हों, ताकि वे ज्यादा से ज्यादा दुश्मनों को मार सकें। उनके हमले के जवाब में आसपास के वातावरण में एक तेज घंटी की आवाज गूंज उठी। अंततः कित्सुन का आक्रमण शुरू हो गया। कित्सुन लॉर्ड की सेनाओं ने जवाबी हमला शुरू कर दिया। उन्होंने कई तरह के लंबी दूरी के हमले किए। इनमें तीर, धनुष के तीर, सोलिट्रेट्स के माध्यम से उत्पन्न लंबी दूरी के प्रक्षेपास्त्र और रॉकेट लॉन्चर जैसे दिखने वाले अन्य विशेष उपकरण शामिल थे। रॉकेट लॉन्चर ऐसी चीज थी जिसे माइकल ने कभी देखने की उम्मीद नहीं की थी। वे काफी महंगे लग रहे थे और यह साफ था कि ऊर्जा का हर झटका उन्हें थोड़ा और नुकसान पहुंचा रहा था। हालांकि इस समय कित्सुन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उन्हें अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए माइकल और उसके लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए हर संभव साधन का इस्तेमाल करने का आदेश दिया गया था। कित्सुन सरदार क्रोध से आग बबूला हो रहा था, जिसके परिणामस्वरूप युद्ध क्षेत्र में फैले कित्सुन के शरीर का धुआंधार निचला भाग और अधिक फैल गया। काला बादल माइकल और उसके लोगों तक पहुंचने ही वाला था कि माइकल के शरीर से एक सुनहरी चमक निकली। सुनहरी चमक धीरे धीरे फैलने लगी। यह उनके चारों ओर फैल गई और काले बादल के भीतर की ऊर्जा को सोखने लगी। काला बादल पहले तो प्रतिरोध करता रहा, लेकिन चूंकि कित्सुन लॉर्ड माइकल और फैलते हुए काले बादल से काफी दूर थे, इसलिए माइकल ने आसानी से काले बादल के भीतर ऊर्जा सोखने की कुछ धाराएं स्थापित कर ली। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नजर डालनी चाहिए। उसने ऊर्जा को सोखना और उसे एकत्रित करके कुछ उन्नत ची-ग्लेसिकल तलवारें बनानी शुरू की। माइकल ने ऊर्जा के एक जोरदार विस्फोट के साथ इन उन्नत ची-ग्लेसिकल तलवारों को कित्सुन की भीड़ पर छोड़ दिया। इन तलवारों ने 6 सिरों को फोड़ दिया और फिर बिखर गईं, जिससे भारी मात्रा में बर्फीली धुंध विस्फोटक रूप से फैल गई। बर्फीली धुंध कित्सुन के विशाल समूह में फैल गई और कित्सुन के काले बादल जैसे निचले शरीर को कमजोर कर दिया। बर्फीली धुंध ने काले बादल के संचलन को धीमा कर दिया, जिससे कित्सुन की गति काफी कम हो गई। माइकल की आत्मा की शक्तियां इतनी प्रबल थीं कि वह एक साथ दर्जनों दुश्मनों का सामना कर सकता था। फिर भी वह अजेय नहीं था। गोले पीटों की बौछार का असर उस पर और उसके आसपास मौजूद सभी लोगों पर भी पड़ा। माइकल अपनी असाधारण पूर्वानुमान क्षमता के कारण अधिकांश हमलों से बच निकलने में सक्षम था। ईगल आइज और स्पिरिट गेज का एक साथ उपयोग करना बेहद कारगर साबित हुआ। इसने उसे 100 से अधिक तीरों की बौछार के बीच से निकलने में मदद की। वहीं जिन तीरों से वह नहीं बच पाया, उन्हें उसने ची-स्वॉर्ड्स या मोटे ग्लेसिकल से रोक दिया। एक बार माइकल ने अपना शरीर झुकाया और आगे बढ़कर अपने हाथों में प्रकट हुए वाइवेंटूथ भाले से एक कित्सुन को भेद डाला। जार्क की जगह वाइवेंटूथ भाला प्रकट हो गया था। उसने कित्सुन को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया और उस पर लगे 1 दर्जन तीरों को रोका, फिर बुरी तरह घायल और खून से लथपथ शरीर को एक तरफ फेंक दिया। माइकल ने तीरों से ग्रसित कित्सुन पर एक नजर भी नहीं डाली। इसके बजाय उसने अपना ध्यान अपने अधीनस्थों और सामने मौजूद दुश्मनों पर केंद्रित किया। शुरुआत में पूरे युद्ध क्षेत्र में स्थिति कुछ हद तक ठीक थी। टियारा ने अपने सामने मौजूद कित्सुन की भीड़ पर हमला करते हुए अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल किया। कित्सुन गार्ड्स के आने और उससे बचाने का इंतजार करने के बजाय टियारा आगे बढ़ गई। उसकी रूपांतरण शक्ति सोलिट्रेट पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी थी, जिससे उसकी ताकत, लचीलापन और फुर्ती में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। आंतरिक शक्ति और स्पिरिट विप की शक्ति के साथ टियारा बिना किसी परेशानी के अपने दुश्मनों की भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ गई। इसके बाद जो समस्याएं सामने आईं, वे सरल होते हुए भी जटिल थीं। सबसे पहले तो लड़ाई के दौरान टियारा अपनी मूल ऊर्जा भंडार को पुनः पूर्ति नहीं कर पा रही थी। वह ऊर्जा औषधि और ऊर्जा वर्धक गोलियां तो ले सकती थी, लेकिन इससे उसकी गतिशीलता प्रभावित होती और वह दर्जनों दुश्मनों के बीच असुरक्षित हो जाती। इस स्थिति में ऊर्जा की खपत को पूरा करने के लिए ऊर्जा औषधि का सेवन करने के बजाय उसके गंभीर रूप से घायल होने की संभावना अधिक थी।
दूसरे स्तर के एक दुश्मन से लड़ते हुए टियारा ने बहुत कम ऊर्जा खर्च की। दुर्भाग्य से टियारा को सिर्फ एक दुश्मन से नहीं लड़ना था। उसके दुश्मन असंख्य थे, इतने असंख्य कि उन सभी से एक साथ निपटना उसके लिए असंभव था। शुरुआत में तो टियारा को दुश्मनों की भीड़ से निपटने में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे उसकी संचित ऊर्जा धीरे धीरे कम होती गई, यह एक बड़ी समस्या बन गई। दुश्मनों की संख्या में भी कोई कमी नहीं दिख रही थी। लिलिका की हालत टियारा से भी बदतर थी। वह कमजोरी का पता लगाने की क्षमता का उपयोग करके अपने दुश्मनों की कमजोरियों को पहचान सकती थी और किसी भी प्रकार के हथियार का उपयोग करके सटीक निशाना लगा सकती थी। हालांकि सिल्वर फैंग टाइगर फोल्क की महिला के रूप बदलने के बाद लिलिका टियारा जितनी तेजी से नहीं चल सकती थी। वह एक मुश्किल स्थिति में फंस गई क्योंकि कई पीक टियर 2 कित्सुन ने उस पर एक साथ हमला कर दिया। कित्सुन कमजोर थे और उनका शरीर कम सुगठित था। फिर भी लिलिका केवल निम्न स्तर की द्वितीय श्रेणी की साहसी थी। हालांकि उसकी जन्मजात प्रतिभा, शारीरिक क्षमता और आत्मा की विशेषताएं उसके शत्रुओं से कहीं बेहतर थीं, फिर भी वह टियारा जैसी नहीं थी। माइकल की तो बात ही छोड़िए। यहां तक कि लियोफार्म भी लिलिका से बेहतर प्रदर्शन कर रहा था। स्विफ्टनेस सोलिट्रेट ने उसकी गति को काफी बढ़ा दिया था, जिससे वह एक साथ कई दुश्मनों से लड़ सकता था। फेली के साथ होने से यह और भी आसान हो गया था। फेली अपने बैटल क्राई सोलिट्रेट का उपयोग करके अपनी सीमा में मौजूद सहयोगियों को लगातार मजबूत करती थी। साथ ही वह अपने दूसरे सोलिट्रेट रिपेलिंग शील्ड का उपयोग करके सबसे खतरनाक हमलों को रोकती थी और जवाबी हमला करने से पहले उनकी कुछ शक्ति को कम करती थी। ढाल का इस्तेमाल वह अपनी रक्षा करने और तुरंत जवाबी हमला करने के लिए कर सकती थी। वहीं बैटल क्राई उसके सहयोगियों को युद्ध कौशल में अतिरिक्त बढ़त देने के लिए एकदम सही था। यह तो स्पष्ट ही था, लेकिन युद्ध क्षेत्र में माइकल का प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण था। उसके आसपास के अन्य लोगों ने कुल मिलाकर 1 दर्जन दुश्मनों को मार गिराया, जबकि माइकल की उन्नत चीग्लेसिकल तलवारों ने पहले ही कुछ दर्जन दुश्मनों की आत्माओं को छीन लिया था। उसे अपनी ऊर्जा खपत पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। उसकी ऊर्जा तेजी से खत्म होती थी, लेकिन उतनी ही तेजी से फिर से भर जाती थी। 2 स्तरों के संवर्धन के साथ निष्कर्षण का उपयोग ईगल आइज, स्पिरिट गेज और 6 उन्नत क्यूई ग्लेसिकल तलवारों के प्रकटीकरण की ऊर्जा खपत को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। इससे उसकी एकाग्रता पर काफी असर पड़ा, लेकिन पौराणिक अंगूठी कलाकृति के कारण उसके दिमाग में हुई बाहरी वृद्धि ने माइकल को अपनी चरम क्षमता बनाए रखने में सक्षम बनाया। इस बीच एलिमेंटल एम्प्रेस गोल्डन स्टिंगर वास्प के साथ पीछे ही रही ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यदि स्थिति और बिगड़ती है तो वे सभी को बचा सकें। और ठीक यही हुआ जब सबसे शक्तिशाली कित्सुन ने युद्ध में शामिल होने का फैसला किया। माइकल स्पष्ट रूप से समझ गया था कि स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है, क्योंकि शक्तिशाली कित्सुन गार्ड्स और अवेकेंड अग्रिम पंक्ति की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने अपने साथियों की अनदेखी की और अपनी अनूठी युद्ध तकनीकों और सोलिट्रेट्स का उपयोग करते हुए उन्हें एक तरफ धकेल दिया। कुछ सोलिट्रेट्स आसपास के कित्सुन को नुकसान पहुंचाते थे, लेकिन जागृतों को इसकी परवाह नहीं थी। इसके विपरीत वे जानबूझकर अपने ही साथियों को नुकसान पहुंचाते थे। उन्होंने अपने ही साथियों के दर्द, पीड़ा और मृत्यु का भरपूर आनंद उठाया था और अब वे अपने स्वामी के आदेशों का पालन करने का निर्णय ले चुके थे। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं था कि वे आदेशों का पालन करते हुए अपनी वासना और रक्तपात की प्यास को नहीं मिटा सकते थे। वे अपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाते रहे और पीड़ा सह रहे लोगों को आनंदित निगाहों से देखते रहे। इन्हें अब तक किसी ने खत्म क्यों नहीं किया? सचमुच ऐसा लगता है जैसे इन क्रूर मूर्खों ने दुश्मन से ज्यादा अपने ही लोगों को मारा होगा। माइकल कभी समझ नहीं पाया कि कित्सुन जाति इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रही। उन्हें हिंसा बेहद पसंद थी। जब तक वे खुद दर्द में न होते, वे क्रूरतापूर्वक दूसरों को यातना सहते देखते रहते थे। दर्द के प्रति उनका प्रेम इतना प्रबल था कि एक भीषण युद्ध के बीच भी इसका असर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता था। यही एकमात्र कारण था कि माइकल और उसके लोग अब तक इतने सारे कित्सुन को मार पाए थे। कित्सुन लॉर्ड के लिए काम करने वाले सबसे शक्तिशाली कित्सुन लोगों ने युद्ध में शामिल होने की जहमत ही नहीं उठाई, क्योंकि अपने ही लोगों की हताशा और पीड़ा को देखना उनके लिए बहुत आनंददायक था। उस क्रूर दौड़ को देखकर माइकल अवाक रह गया। वे सचमुच अप्रत्याशित थे। इसलिए माइकल ने आने वाले हमलों की प्रतीक्षा करते हुए अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से जमा लिया। उसने कई उन्नत चीग्लेसिकल तलवारें छोड़ीं और उन्हें अपने चारों ओर तेजी से घुमाने का आदेश दिया। माइकल ने सुनिश्चित किया कि कमजोर कित्सुन उसके पास न आ सके। वास्तव में जैसे ही चीग्लेसिकल तलवारें बाहर की ओर बढ़ी, उन्हें पीछे हटना पड़ा और माइकल के लिए जगह बनानी पड़ी।
घूमती हुई तलवारों के प्रकट होने के बाद माइकल ने आसपास के वातावरण का अवलोकन करके प्राप्त जानकारी का उपयोग किया। उसने पीक टियर 2 अवेकेंड पर स्पिरिट डिस्टर्बेंस का प्रयोग किया, जो लिलिका को पीठ में छुरा घोंपने ही वाला था, और उसकी गर्दन को भेदने और जमा देने के लिए मुट्ठी भर ग्लेसिकल छोड़े। लिलिका घूमी और अपना हथियार जागृत व्यक्ति पर चला दिया, जिससे वह मौके पर ही मर गया। वह माइकल को धन्यवाद देना चाहती थी, लेकिन तभी कई शक्तिशाली शत्रुओं ने उस पर एक साथ हमला कर दिया। लिलिका को सांस लेने का भी समय नहीं मिला। उसका पूरा शरीर तनावग्रस्त था और वह अपने शत्रुओं की कतारों के बीच से आगे बढ़ती रही। उसने अपने शत्रुओं की कमजोरियों को पहचानकर उन पर सटीक निशाना साधा और उन्हें मौके पर ही मार डाला या पन कर दिया। हालांकि एक समय ऐसा आया जब वह दुश्मनों की भारी संख्या का सामना नहीं कर सकी। एक तलवार उसकी सुरक्षा को भेदते हुए अंदर घुस गई। तलवार उसके चमड़े के कवच की दरारों को चीरती हुई उसकी बगल में गहराई तक धंस गई। जैसे ही तलवार को बेरहमी से उसके शरीर से बाहर निकाला गया, आसपास खून की बौछार फैल गई। लिलिका दर्द से कराह उठी, जिससे आसपास के लोग घबरा गए। लियोफाम और फेली उसकी मदद के लिए तुरंत आगे बढ़े। फेली ने लिलिका के चारों ओर कई सुरक्षात्मक ढाले बनाकर उसे और नुकसान से बचाया, जबकि लियोफाम 3 द्वितीय श्रेणी के समन के पीछे प्रकट हुआ। उसके हाथ तेजी से चले और उसके खंजर उनके दिलों और गर्दन में जा लगे। उसने तीनों द्वितीय श्रेणी के कित्सुन को तुरंत मार डाला, इससे पहले कि उसे पीछे से किसी भयानक गति से उसकी ओर आते हुए कुछ महसूस हुआ। लियोफाम ने अपनी फुर्ती बढ़ा दी और जैसे ही वह वहां से गायब होने वाला था, उसके पैर रुक गए। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसके पीछे एक विशाल कित्सुन प्रकट हो गया था। कित्सुन का बादल जैसा निचला शरीर मानो जमीन में समा गया था। लेकिन बादल यहीं नहीं रुका। नहीं, वह परछाइयों के बीच से गुजरता हुआ आगे बढ़ा और जहां से भी गुजरा नई परछाइयां बनाता चला गया। कित्सुन ने लियोफाम की परछाई को अपनी परछाई से घेर लिया और उसकी गतिविधियों को रोक दिया। यही टियर 3 कित्सुन अवेकेंड की सोल ट्रेट थी, शैडो केज। लियोफाम ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए शैडो केज से निकलने की पूरी कोशिश की। दुर्भाग्य से ये करना आसान नहीं था। शैडो केज भले ही 2 स्टार सोलर ट्रेट हो, लेकिन इसे एक टियर 3 अवेकेंड की परिष्कृत मूल ऊर्जा से बनाया गया था। कित्सुन अवेकेंड ने शैडो केज को प्रकट करने के लिए काफी ऊर्जा का इस्तेमाल किया था, जिसके कारण लियोफाम हिल भी नहीं पा रहा था। शैडो केज के बाद लियोफाम के पास एक और टियर 3 अवेकेंड प्रकट हुआ। उसने अपनी लंबी तलवार उठाए और अपने सोलर ट्रेट का उपयोग किया, जिसके परिणामस्वरूप परछाइयों से कई नुकीले कांटे निकले। ये कांटे काले रंग के थे और घनीभूत परछाइयों से बने थे, जो केवल घोर अंधेरे में ही प्रकट हो सकते थे। यह एक 3 स्टार सोलर ट्रेट था, लेकिन इसके उपयोग के लिए परछाइयों का होना आवश्यक था। परछाइयां जितनी गहरी होंगी, शैडो स्पाइक्स उतने ही शक्तिशाली होंगे। उसकी सोलर ट्रेट में शैडो केज के साथ एक शानदार तालमेल था, क्योंकि यह धारक की इच्छा के अनुसार मौजूदा छायाओं का विस्तार करता था, जिससे 2 लोगों की एक छोटी टीम के लिए एक आदर्श संयोजन बनता था। शैडो स्पाइक्स ने लियोफाम के पैरों को जमीन पर जकड़ लिया था। ये स्पाइक्स बेरहमी से उसकी पिंडलियों और जांघों को भेदते हुए खून और ऊर्जा बहा रहे थे। लियोफाम लिलिका से भी ज्यादा जोर से चीखा, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। उसने पूरी ताकत से स्विफ्टनेस का इस्तेमाल किया, इस उम्मीद में कि शैडो स्पाइक्स शैडो केज को कमजोर कर देंगे। शैडो स्पाइक्स ने शैडो केज से परछाइयों को हटाकर घातक स्पाइक्स प्रकट किए। इससे शैडो केज कमजोर हो जाना चाहिए था। लियोफाम को राहत मिली, क्योंकि उसका अनुमान सही निकला। वह कमजोर हो चुके शैडो केज से जबरदस्ती रास्ता बनाकर फिर से आगे बढ़ सकता था, हालांकि यह अभी भी मुश्किल था। लियोफाम ने फुर्ती से अपनी गति तेज कर दी। उसके खंजरों ने उसे जमीन पर जकड़े हुए शैडो स्पाइक्स को काट डाला और उसने जमीन पर लात मारकर ऊर्जा के विस्फोट के साथ आगे बढ़ने की शक्ति प्राप्त की। दुर्भाग्यवश लियोफाम के पास भागने की कोई जगह नहीं थी। वह केवल लिलिका और फेली की ओर दौड़ सकता था, जो अपने दुश्मनों से जूझ रही थी। फेली अभी तक पूरी तरह से सुरक्षित थी, लेकिन रिपेलिंग शील्ड का कई बार इस्तेमाल करने और बैटल क्राई को जारी रखने से उसकी अधिकांश ऊर्जा खर्च हो गई थी। उसकी ऊर्जा बहुत कम बची थी और वह अपनी आखिरी बची ऊर्जा का उपयोग करने ही वाली थी। जैसे ही उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाती, कित्सुन नदी उसे डुबो देती। ये केवल समय की बात थी कि फेली को पहली चोट लग जाती। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। इस बीच लियोफाम अपने पैरों पर काबू पाने के लिए संघर्ष कर रहा था। शैडो स्पाइक्स द्वारा छोड़े गए घावों से खून की धाराएं बह रही थीं। अगर वह आगे बढ़ना और लड़ना भी चाहता, तो भी उसकी शारीरिक स्थिति उसे ज्यादा देर तक हिलने डुलने की इजाजत नहीं देती।
जमीन पर परछाइयां एक बार फिर फैल गईं और 1-2 सेकंड में कित्सुन अवेकेंड की परछाइयों से जुड़ गईं। तब तक शैडो केज एक बार फिर लियोफार्म की गतिविधियों को रोक देगा और कई शैडो स्पाइक्स उसे भेद देंगे। लेकिन जैसे ही परछाइयां फैलने वाली थीं, लियोफार्म का शरीर सुनहरी रोशनी से जगमगाने लगा। उसके चारों ओर अंतरिक्ष मुड़ गया और वनकल्पित बौना वहां से गायब हो गया। उसकी जगह मुट्ठी के आकार का एक सुनहरा चमकता हुआ ततैया प्रकट हुआ। कुछ ही क्षणों में गोल्डन स्टिंगर वास्प ने फेली और लिलिका पर निशाना साधते हुए 2 डंक छोड़े। मुट्ठी के आकार का एक स्थानिक पोर्टल प्रकट हुआ और गोल्डन स्टिंगर वास्प एक बार फिर गायब हो गई। अगले ही क्षण गोल्डन स्टिंगर वास्प ने अपनी स्थान बदलने की शक्ति का फिर से उपयोग किया। उसने लिलिका के साथ स्थान बदल लिया और अपने पूर्व स्थान पर पुनः प्रकट हो गई। जैसे ही गोल्डन स्टिंगर वास्प एक बार फिर मुट्ठी के आकार के पोर्टल से गायब होने वाला था, जमीन से शैडो स्पाइक्स निकल आए। गोल्डन स्टिंगर वास्प पर ये स्पाइक्स लगने ही वाले थे कि तभी मुट्ठी के आकार के इस राक्षस के चारों ओर कई रिपेलिंग शील्ड्स प्रकट हो गईं। शैडो स्पाइक्स की ताकत को रोक दिया गया, जिससे गोल्डन स्टिंगर वास्प को बिना किसी नुकसान के पोर्टल से गायब होने का पर्याप्त समय मिल गया। इसी बीच फेली ने अपने अंतिम पूर्ण शक्ति वाले रिपेलिंग शील्ड के उपयोग से अपनी मूल ऊर्जा को अत्यधिक खर्च कर दिया था। वह जमीन पर गिर पड़ी और शैडो केज में समा जाने और शैडो स्पाइक से घायल होने ही वाली थी कि तभी उसका शरीर तेजी से चमकने लगा। गोल्डन स्टिंगर वास्प ने ठीक समय पर फेली की जगह ले ली, लेकिन इस बार वह राक्षस शैडो केज में फंस गया। लाख कोशिश करने के बावजूद वह हिल नहीं पा रहा था। लेकिन शैडो केज की पकड़ से बचने और आने वाले शैडो स्पाइक्स से बचने के लिए बेताब होकर संघर्ष करने के बजाय गोल्डन स्टिंगर वास्प सुनहरे रंग में चमकने लगी। उसने अपना संतुलन वापस पा लिया और एक बार फिर अपनी जगह बदल ली। लेकिन इस बार गोल्डन स्टिंगर वास्प अपने साथ किसी को लेकर आई थी। एक युवा इंसान जो एक चमकीले सुनहरे गुंबद से घिरा हुआ था, उस स्थान पर प्रकट हुआ जहां गोल्डन स्टिंगर वास्प गायब हो गया था। उनका काम तमाम हो गया। खैर, युद्ध के बीच में मर जाने से तो बेहतर है कि बचा लिया जाए। उन्हें सबक सीख लेना चाहिए था, माइकल ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा जब वह उस जगह पर पहुंचा जहां कुछ ही सेकंड पहले लियोफार्म, लिलिका और फेली मौजूद थे। गोल्डन स्टिंगर वास्प ने एलिमेंटल एम्प्रेस के स्थानिक पोर्टल के माध्यम से युद्ध क्षेत्र छोड़ दिया ताकि वनकल्पित बोनो को ओपस और मीका के पास लाया जा सके। उनकी लड़ाई खत्म हो गई थी। शाबाश, अब बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। माइकल इतनी जोर से चिल्लाया कि वन के कल्पित बोने भी सुन सके। उसे उम्मीद थी कि टियारा भी उसकी बात सुन पा रही होगी, लेकिन बगल में एक नजर डालने से ही पता चल गया कि टियारा धीरे धीरे अपना आपा खो रही है। उसे कुछ मामूली चोटें आई थीं, लेकिन माइकल समझ गया था कि उसे अपनी चोटों का एहसास नहीं हो रहा था। उसकी नसों में दौड़ता एड्रेनालाइन और उसके पूरे शरीर में फैलती खून की प्यास ने दर्द महसूस करने की क्षमता को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। इस समय टियारा के मन में केवल अपने दुश्मनों का वध करने की तीव्र इच्छा थी। हमें नजरअंदाज मत करो, किसान। शैडो केज का इस्तेमाल करते हुए जागृत हुए तीसरे स्तर के कित्सुन ने दहाड़ लगाई। उसका शैडो केज और भी फैल गया, लेकिन माइकल ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने निष्कर्षण गुंबद का विस्तार किया और पूरे परिवेश को सुनहरी रोशनी से ढक दिया। सुनहरी रोशनी ने आसपास के अंधेरे को दूर कर दिया। कित्सुन के चेहरे पर गहरी शिकन आ गई, लेकिन माइकल बस मुस्कुरा दिया। तुम्हें प्रकाश को दूर धकेलने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। ये काम नहीं करेगा, उसने हल्के से कहा। तुम्हारी आत्मा की विशेषता मेरी आत्मा की विशेषता के विरुद्ध काम करने के लिए थोड़ी ज्यादा ही घटिया है। जागृत कित्सुन ने माइकल को घूर कर देखा जब उसे एहसास हुआ कि उसकी परछाइयां उस अशुभ सुनहरी रोशनी से दूर हो रही थी जो चारों ओर पूरी तरह से फैली हुई थी। माइकल के चारों ओर 5 मीटर के दायरे में 1 इंच भी कित्सुन की छाया को पकड़ नहीं पा रहा था। हर चीज एक चमकदार सुनहरी आभा से सराबोर थी। जैसा मैंने कहा था, ये काम नहीं करेगा, माइकल ने हल्की हंसी के साथ दोहराया। एक टियर 3 अवेकेंड को उसके खिलाफ अपनी सोलर ट्रेड का इस्तेमाल करने के लिए संघर्ष करते देखना अजीब तरह से संतोषजनक लगा। इसी क्षण शैडो केज की कमजोरी उजागर हो गई। क्या शैडो केज एक 3 स्टार सोलर ट्रेड है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे संदेह है कि डोम ऑफ एक्सट्रैक्शन 3 स्टार सोलर ट्रेड की शक्ति को रोकने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। अगर यह कर भी सकता है तो डोम ऑफ एक्सट्रैक्शन सामान्य से अधिक ऊर्जा खर्च करेगा। फिलहाल मेरी ऊर्जा खपत लगभग 0 है। माइकल ने एक्सट्रैक्शन डोम में और अधिक ऊर्जा प्रवाहित की और जागृत कित्सुन की ओर बढ़ा। माइकल का आत्मविश्वास देखकर दोनों कित्सुन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं।
वे तीसरे स्तर के जागृत थे, फिर भी उनके सामने खड़ा युवा द्वितीय स्तर का स्वामी उनके पास आने में जरा भी संकोच नहीं दिखा रहा था। उसके कदम धीमे लेकिन स्थिर और आत्मविश्वास से भरे थे, उसकी निगाहें शांत और संयमित थीं। तुम कौन हो? शैडो स्पाइक सोल ट्रेट वाले अवेकेंड ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। वह पीछे हट गया और अपने चारों ओर की परछाइयों को बड़े बड़े शैडो स्पाइक्स में बदल दिया। ऊर्जा के विस्फोट के साथ छाया के नुकीले टुकड़े हवा में तेजी से उड़ते हुए सीधे माइकल की ओर बढ़े। माइकल ने अपना दाहिना पैर पीछे किया और अपने शरीर को थोड़ा सा घुमाकर कम से कम हलचल के साथ शैडो स्पाइक्स से बचने की कोशिश की। शैडो स्पाइक्स उसके पास से तेजी से गुजरे और डोम ऑफ एक्सट्रैक्शन द्वारा उनकी ऊर्जा को धीरे धीरे सोख लिए जाने के कारण बिखर गए। लेकिन ये तो 3 स्टार सोलिट्रेट होना चाहिए। इसके कांटे काफी मजबूत और तेज भी हैं। इसकी शक्ति निश्चित रूप से एक साधारण 3 स्टार सोलिट्रेट से कहीं अधिक है। हालांकि आप सीमित हैं। आप अपने आसपास की परछाइयों पर निर्भर हैं। ग्लेसिकल फिर भी बेहतर है, माइकल ने इतनी ऊंची आवाज में कहा कि दोनों जागृत लोग सुन सकें। दोनों ही हैरान रह गए और माइकल को खाली निगाहों से देखते रहे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या जवाब दें। आखिर वो किस बारे में बात कर रहा था? उसने सोलिट्रेट की श्रेष्ठ आक्रमण शक्ति और उसकी कमियों का इतनी जल्दी विश्लेषण कैसे कर लिया?